Yes, the second part of the chapter number 14th. The United Nations came into being on 24th October 1945. Since then, this day is observed every year as the United Nations Day throughout the world. This UN has a flag of its own. It is a blue with the UN emblem on it in white. There are two olive branches, symbols of peace, embracing the globe in the emblem. तो प्यारे बच्चों, यूनाइटेड नेशन जो है वो एक्चुअल में सही अपनी फॉर्म में आया 24 अक्टूबर 1945 को। तब से लेकर आज तक इस दिन को यानी 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन के रूप में मनाया जाता है, जाना जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। दिस यूएन हैज़ ए फ्लैग ऑफ इट्स ओन। इस यूएन का अपना एक झंडा भी है जिसमें कि ब्लू कलर का एक यूएन एम्बलम बना हुआ है वाइट कलर में। देयर आर टू ऑलिव, और इसके पास इसके झंडे में दो ऑलिव की ब्रांचेस हैं जिनको कि शांति का प्रतीक माना जाता है, और एम्ब्रेसिंग द ग्लोब इन द एम्बलम। और इस तरह से ये एम्बलम को जो है पूरे ग्लोब को, पूरी दुनिया को एम्बेरिस करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जब भी कोई संगठन बनता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो उसका कोई ना कोई मोटिव होता है। जैसा कि आपने अभी पहले से पढ़ा ही है कि मेन तो यूनाइटेड नेशन का जो संगठन हुआ था वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए हुआ था, पीसनेस के लिए हुआ था, और प्रिवेंशन ऑफ द वॉर्स के लिए हुआ था, यानी युद्ध को रोकने के लिए हुआ था। तो अब ये मेन ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन आर टू वर्क फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए शांति और संसार की सुरक्षा के लिए काम करना था। और सेकंड काम क्या था? टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द नेशन। जो इस यूएन के सदस्य थे उन लोगों के बीच में मित्रता का संबंध रखना और एक दूसरे की ज़रूरत में सहयोग देने की भावना को रखना। तीसरा था टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स, और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और ह्यूमन प्रॉब्लम्स, मानवीय समस्याओं का समाधान करने का भी इनका उद्देश्य था। टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, और ह्यूमन राइट्स जो मनुष्य को अधिकार दिए जाने चाहिए उनकी प्रमोशन करना और सभी के लिए आज़ादी की मांग करना, ये इनका उद्देश्य था। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सेक्स अमंग द पीपल। और एक इनका ये उद्देश्य था कि पूरे वर्ल्ड में रेस के आधार पर, यानी कि जाति पाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर जो भेदभाव है उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना था। टू असिस्ट द नेशन विन दिस टास्क एंड कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, और इसको असिस्ट करने के लिए और इन्होंने इन सभी कार्यों को करने के लिए कोऑर्डिनेट भी किया और एफर्ट्स भी किए। प्लीज टर्न ओवर द पेज। द यूएन हैज़ फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या थे इसके, यानी कि सिद्धांत क्या थे, किन सिद्धांतों पे काम करता था ये? द यूएन हैज़ फॉलोइंग प्रिंसिपल्स विच आल मेंबर्स कंट्रीज मस्ट एग्री टू। दे आर, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे सिद्धांत निर्धारित किए गए जो कि सभी देश जिससे सहमत थे वो थे। ऑल मेंबर कंट्रीज मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर एंड सॉवरेनिटी एंड राइट्स, और जितने भी सदस्य यूएन के थे वो सभी सदस्य देश एक दूसरे की स्वायत्तता को बनाए रखेंगे और उनके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। ये नहीं है कि हम एक ही यूएन के जो सदस्य थे वो आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे या एक देश पर दूसरे लोग कब्जा करेंगे, ऐसा नहीं था। यानी कि उनकी स्वायत्तता को बनाए रखना और उनके अधिकारों की रक्षा करना, ये उनका प्रिंसिपल था। द एग्रीमेंट्स विल बी सेटल्ड थ्रू आउट पीसफुल मीन्स, और जितने भी सहमति पत्र बनाए जाएंगे, आपस में एग्रीमेंट्स बनाए जाएंगे, वो सब शांतिपूर्वक तरीके से बनाए जाएंगे। थ्रेट्स एंड यूज ऑफ फोर्स विल बी अवॉइडेड, किसी को तंग करना, किसी देश को थ्रेट करना, उसको धमकाना या उसके ऊपर कोई फोर्स का प्रयोग करना, इससे बचा जाएगा।
The UN must receive support of all members in its activities. और यूएस को जो था, यूएन को सभी सपोर्ट भी करेंगे। यूएन जो भी डिसीजन लेगा, यानी कि जो इनके मेन कंट्रीज थे और जो इनके सदस्य थे और सदस्यों के जो इन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स चुने हुए थे, वो सभी उनका कहना भी मानेंगे, यानी उनको सपोर्ट करेंगे इन ऑल इट्स एक्टिविटीज। जो भी ये एक्टिविटीज निर्धारित करेंगे उनमें इनको सपोर्ट करेंगे। इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, द यूएन इशूड ए Declaration of Right for Human Beings. It is known as Declaration of Human Rights. It was adopted on 10th December 1948. That is why we celebrate the 10th December as the Human Rights Day every year. Some of the important rights mentioned in the declaration are as follows: the right to live as free citizen of a country. All people are equal before law. The right to education, the freedom of worship and to follow the religion of one's own choice, freedom of speech and writing, equal pay for equal work everywhere, freedom to travel anywhere, non-discrimination based on religion, caste and sex. यूएन ने सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक राइट फॉर ह्यूमन बींग्स का एक डिक्लेरेशन निकाला कि मनुष्यों के लिए किस तरह के उनके अधिकारों के लिए एक प्रति बनाई, जिसको कि डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट था, ये 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था। इसीलिए हर वर्ष पूरे संसार में 10 दिसंबर जो है वो ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइट्स, और कुछ इम्पॉर्टेंट राइट्स जो कि ह्यूमन राइट्स के थ्रू डिक्लेयर किए गए थे, उनमें से कुछ ह्यूमन राइट्स ये थे, यानी कि मनुष्यों को दिए जाने वाले अधिकार, क्या क्या अधिकार देने थे। द राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन ऑफ ए कंट्री, एक तो ये अधिकार दिया कि सभी देशों के सभी लोगों को आज़ाद रहने का अधिकार है, कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा। ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी बराबर है। सभी को शिक्षा का अधिकार है। सभी को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने का भी अधिकार है, आज़ादी है। सभी को बोलने की और लिखने की आज़ादी है, और सभी को एक जैसा काम करने के लिए एक जैसी जो आमदनी है वो दी जाएगी, एक जैसी तनख्वाह दी जाएगी। यानी कि औरत और पुरुष यदि समान रूप से काम कर रहे हैं, एक दिहाड़ी कर रहे हैं, दोनों को उतनी ही दिहाड़ी दी जाएगी, पुरुष को भी और स्त्री को भी बराबर। ऐसा नहीं कि पुरुष को ज़्यादा दी जाए, स्त्री को कम दी जाए। और सपोज करो कि एक ऊंची जाति का दिहाड़ी वाला है और एक नीमन जाति का है, तो उनको भी दिहाड़ी बराबर दी जाएगी, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एनीवेयर। और कोई भी कहीं भी जाने के लिए आज़ाद है, कहीं कोई दूसरे देश में जाना चाहता है, कहीं जाना है तो उनको आज़ादी है। और धर्म के, जाति के और लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई शोषण नहीं होगा। ये इनके ऑब्जेक्टिव्स पाने के लिए ह्यूमन राइट्स थे। The United Nations has been trying its best to implement these human rights with the help of member nation. United Nation ने अपने मेंबर्स की मदद से इन सभी ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने की पूरी अच्छे से कोशिश की और कर भी रहे हैं। टुडे द यूनाइटेड नेशंस हैज़ मोर देन 192 मेंबर्स। अब यूनाइटेड नेशन के 192 मेंबर्स हैं। The official languages of UN are Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. और यूएन में काम करने के लिए जो ऑफिस की लैंग्वेजेस हैं वो हैं अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। इन भाषाओं में वहाँ पर दफ्तरों में काम किया जाता है। द यूएन not only intend to stop wars and maintain peace, but it also working sincerely to help the human race in its growth and development. यूएन ने ना केवल संसार में युद्धों को रोका है, बल्कि शांति का भी संदेश दिया है, शांति को मेंटेन किया है और
इसके साथ साथ ही वो बहुत गंभीरता के साथ मानव जाति के लिए, उसका विकास और उसकी बढ़ोतरी के लिए निरंतर काम कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, यूएन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट मेंटेन्स पीस एंड सिक्योरस। तो हमें इसके बारे में पता चला कि यूएन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे संसार के लिए, उसमें शांति फैलाने के लिए, उसमें युद्धों को रोकने के लिए। कि जब भी कोई एक युद्ध होता है तो बहुत सारी प्रॉपर्टी का, मानव जाति का, बिल्डिंग्स का और अनेक प्रकार से प्रकृति और जो हमारे पास संसाधन है उनका विनाश होता है। तो युद्ध रोकना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य था। और ह्यूमन राइट्स की बात देखिए आप, कितनी अच्छी बात है कि सभी मनुष्यों के लिए, संसार के सभी मनुष्यों के लिए उन्होंने नियम तय किया है। यदि कोई इन नियमों को तोड़ता है तब क्या होता है? तब उनको यूएन को जवाब देना पड़ता है और यूएन उनको कभी कभी उनको निष्कासित कर देता है। ऐसे गलत काम करने वाले देशों को कहते हैं कि बाहर निकल जाओ। जैसे कि हमारे पड़ोसी देश, हमारा पाकिस्तान पड़ोसी देश है, वो हम पे बार बार गोलाबारी करता रहता है। तो हम यूएन में जाकर बोलते हैं कि देखो वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, वो हमारी बॉर्डर्स पे बार बार सीज़ फायर कर रहा है। तो उसको फिर वहाँ से थ्रीट किया जाता है या फिर उसको कुछ जो सेवाएं हैं वो उसकी रोक दी जाती है। ओके।